साथ रहने का केस किया जाए या तलाक का केस किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। ऐसी परिस्थिति का सामना आप सभी को अक्सर करना पड़ता है जब भी दो पार्टनर्स के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चलता है, और उस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते जब आप कोर्ट के अंदर चलते हो, अलग अलग आप लोगों की परिस्थितियां होती हैं। अक्सर बीवी मायके जाकर के रूठ करके बैठ जाती हैं, और मनाने से भी जब नहीं मानती तो उस समय पे हस्बैंड साइड को अक्सर यही सोचना पड़ता है कि अब केस कौन सा किया जाए, साथ रहने का किया जाए या डिवोर्स का किया जाए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जब भी वो समाज में बैठते हैं, रिश्तेदारी में बैठते हैं, तो सभी लोग अलग अलग सलाहें देते हैं, और उन सलाहों पर चलते हुए अगर कोई भी गलत केस कोर्ट में डाल दिया जाए तो बाद में उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। ये मैंने अक्सर देखा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। आज मैं आप लोगों के साथ इसी विषय पर वीडियो बनाने जा रही हूँ कि अगर इस तरह की परिस्थिति आपके साथ हो जाए तो साथ रहने का केस किया जाए या डिवोर्स का केस किया जाए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं, और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सारे लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। भारतीय समाज में जिस समय पर जब शादी होती है तो हमने जो एक बात बहुत ज्यादा सुनी है कि लड़के को ये बार बार कह करके छेड़ा जाता है कि बेटा आखिरी बार हंस ले, जीवन में पता नहीं फिर मौका मिले या ना मिले। ऐसा हुआ है ना आप सभी के साथ? कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से लड़की को ये कहा जाता है, बेटा ये जो आंसू आप अभी बहा रही हो ना, ये आंसू आपको जिंदगी भर बहाने पड़ेंगे। क्या वाकई में ऐसा होता है? मुझे नहीं लगता कि वास्तविक जीवन में ऐसा होता है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इसको कहूंगी कि नहीं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। अक्सर मैंने ये देखा है कि जब भी लड़का शादी के बाद ज्यादा हंसता है, ज्यादा खुल के हंसता है, तो वो स्थिति तब होती है जब उसकी बीवी गर्मी की छुट्टियों में अपने मायके में जाकर के अपने परिवार वालों से मिलने के लिए जाती है, सामान्य स्थिति में, बिना किसी मनमुटाव के, नॉर्मल सिचुएशन में। ये स्थिति को अगर हम सोचें तो ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति होती है जैसे कि एक कैदी को आजादी मिल गई हो, उसको इंटरिम बेल मिल गई हो। मुझे माफ कीजिएगा अगर आपको ये बुरा लगा, लेकिन साधारणतः यही कहा जाता है और यही सब देखने को मिलता है। लेकिन ये सब बातें जब सामान्य स्थिति चल रही होती है तो बहुत अच्छी लगती हैं, और ये मजाक भी बहुत खुशनुमा लगते हैं और बहुत मजा आता है इन मजाकों के साथ। लेकिन अगर कभी विवाद हो जाए, मनमुटाव हो जाए, किसी भी बात को लेकर के डिस्प्यूट हो जाए और नौबत तलाक तक पहुंच जाए, तो मन में घबराहट होना, दिल में, दिमाग में घबराहट होना बहुत सामान्य स्थिति है। और ऐसी स्थिति में अक्सर लड़के जो हैं वो मायके जाकर के अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने की कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में अक्सर उनको कामयाबी मिलती भी है। मैंने बिल्कुल ये देखा है कि लड़कियां जो हैं अपनी गलतियां मान लेती हैं और खुशी खुशी वो लौट के वापस आ जाती हैं और अपना वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से चलाती हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि लड़की के मायके में जो उसके रिश्तेदार होते हैं वो जहरीले सांपों की तरह विष को इधर उधर फेंकते रहते हैं, उगलते रहते हैं। इन रिश्तेदारों की मंशा सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है कि आपका घर ना बसे, लड़की का घर ना बसे। उसको तरह तरह से भड़काया जाता है, तरह तरह से उसको सपने दिखाए जाते हैं, और इन सब का परिणाम सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, विनाश। और लड़की जो है वो जल्दबाजी में 498A, खर्चे का, डीवी का और भी अन्य गंभीर मुकदमे लड़के पक्ष के ऊपर दायर कर बैठती है। अब लड़की तो अपने परिवार वालों के या अपने रिश्तेदारों के बहकावे में आकर के उल्टे पुल्टे उल जलूल उसने केसेस कर दिए, लेकिन लड़के को समाज में बहुत सारी बदनामी झेलनी पड़ती है, उनको डिप्रेशन में जाते हुए हमने देखा है। ऐसी स्थिति में यूजुअली मैंने ये देखा है कि बहुत सारे जो लोग उसको, लड़के को, लड़का पक्ष को जो एडवाइस देते हैं वो ये कहते हैं कि आप एक काम करो, लड़की आपके ऊपर कोई केस करे उससे पहले आप फटाफट केस कर दो। अब यहाँ पर मैं आप सभी दर्शकों से, आप सभी मेरे व्यूअर्स से मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि क्या आपके मुकदमा करने से लड़की जो भी क्रिमिनल
कंप्लेंट करने वाली है, क्या वो नहीं करेगी? आप सभी समझदार हैं, आप सभी पढ़े लिखे हैं और आप सभी टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, यानी कि आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो बाकी सभी लोगों से कहीं ऊंचे दर्जे की है। तो मैं आप लोगों से, खासकर आप लोगों से ये मैं उम्मीद रखूंगी कि आप किसी के बहकावे में आकर उल जलूल केस नहीं करेंगे, बल्कि आप एक एक्सपर्ट सलाह लेंगे वकील के पास जाकर के, क्योंकि आपको यही सुनने में आता है कि अगर आपने पहले केस फटाफट कर दिया तो आप केसेस से बच सकते हो। और आप अपना कॉमन सेंस यूज करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लड़की को कोई रोक नहीं है, वो उसके बाद भी क्रिमिनल केसेस आपके ऊपर कर सकती है। फिर आप क्या कीजिएगा? हाँ, ये जरूर है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपको पनिशमेंट जरूर मिलेगी, लेकिन सेक्शन 9 या डिवोर्स का केस कोर्ट के अंदर दायर कर देना ये आपके लिए बचाव नहीं है। क्योंकि आपने क्या किया अपनी बेवकूफी से कि आपने फटाफट अगर केस किया तो आपने जो भी आपके डिफेंस के बिंदु थे, जो भी आपके ग्राउंड से, वो सारे के सारे आपने खोल करके दे दिए। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ऐसी स्थिति में आपको एक सामान्य नोटिस देना है, सेक्शन 9 के लिए एकदम से आगे नहीं जाना। मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो आप मेरा पीछे वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। अब होगा क्या कि जैसे ही आपने ये सेक्शन 9 का मुकदमा किए, आपने डिफेंस के अपने सारे के सारे जो ग्राउंड्स है वो आपने खोल करके रख दिए और लड़की को आपने होमवर्क करने का पूरा मौका दे दिया। अगर सामान्य मनमुटाव है तो ये सुलझ भी सकता है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने जो लीगल नोटिस दिया है उस लीगल नोटिस में आप ये बात लिखेंगे, बताएंगे कि अपनी बीवी को कि मैं मुकदमा करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप लीगल एडवाइस के जरिए मुकदमे भी आप कर सकती हैं, लेकिन प्लीज आप मुकदमे ना करें। और अगर आपने मेरे इस नोटिस के जाने के बाद भी मुकदमा किया तो जो भी उचित कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो मुझे करनी पड़ेगी, और आप मुझे मजबूर कर रहे हैं ये सब करने के लिए। कई बार हमने ऐसी स्थिति भी देखी है कि लड़कियां पीहर जाते ही मुकदमा कर देती हैं, और ये जब जैसे ही आपको इसका नोटिस आता है तो आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, फिर आप भागते हो सेक्शन 9 का मुकदमा करने के लिए। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों अपना डिफेंस जो है वो लड़की के हाथ में दे रहे हो? ज्यादा से ज्यादा ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर लड़की चली गई है और वो केस कर भी रही है तो वो क्या करेगी? सेक्शन 498 का करेगी, मारपीट, दहेज का इत्यादि का करेगी। और अगर उसको बहुत ज्यादा उकसाया गया तो हो सकता है कुछ गंभीर मुकदमे, जैसे कि वो देवर ने छेड़खानी कर दी, या ओरल या अननेचुरल सेक्स यानी कि 377 आईपीसी का करेगी। कोई बात नहीं, आप उसे करने दीजिए, कोई परेशानी नहीं। आपने क्या करना है, आप थाने में जाइए, थाने में जाकर के आप वहां पर कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। आप बताइए कि कोई मुकदमा था ही नहीं, कोई मुकदमा है ही नहीं, बल्कि ये लड़की को बहला फुसला करके ये मुकदमा बनाया गया है। बिल्कुल भी आपको अपनी घबराहट शो नहीं करनी है, आपको बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम करना है। आप सिर्फ और सिर्फ थाने में जाइए, एलिगेशंस देखिए उसने आपके ऊपर क्या क्या लगाए हैं, उसको स्क्रूटिनाइज कीजिए और ये तय कर लीजिए कि कंप्लेंट की है वो उसने खुद की है या उसको करवाई गई है। ये आप कंप्लेंट को उसकी पढ़ करके आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर आपको ये महसूस हो कि ये जो केस है ये उसके ऊपर जबरदस्ती, यानी कि उसकी मंशा लड़की की मंशा नहीं थी, बल्कि उसके ऊपर जबरदस्ती, आपको ये महसूस हो रहा है कि लड़की को जबरदस्ती ये कंप्लेंट लिखवाई गई है, तो आप उससे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। आप उसको बताइए कि अननेसेसरी आपको टारगेट किया जा रहा है। आप सेक्शन 9 का मुकदमा ऐसी स्थिति में कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहां पर आपको पता है कि आपकी जो बीवी है उसको मोहरा बना करके झूठा केस आपके ऊपर करवाया जा रहा है। अगर आप यहां सेक्शन 9 का मुकदमा करेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी होगी, आपका घर खराब नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जैसे ही कोर्ट का नोटिस उसके पास पहुंचेगा, आपकी वाइफ के पास, वो मीडिएशन टेबल पर आएगी और संभावना है कि आपका घर बस जाए। लेकिन वहीं अगर आपको उसकी कंप्लेंट पढ़ने के बाद ये महसूस हो रहा है कि आपको ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है और आपकी जो पत्नी है उसका यही काम है, वो इस तरह के उसने आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए हुए हैं, आपको ये पढ़ते ही समझ आ रहा है कि पैसा ऐंठने का इनका
एक सोची समझी साजिश है, जो और एक जाल के जरिए ये आपको फंसा रहे हैं, लड़की भी और उसके परिवार वाले भी, यानी कि वो प्रेशर टैक्टिक्स आजमा रहे हैं और उनके दिमाग में फोर्स मैकेनिज्म चल रहा है। तो यहाँ पर आपको सेक्शन 9 का मुकदमा नहीं करना है, बल्कि आपको डिवोर्स पिटीशन की तरफ को चलना है, क्योंकि आपने एलिगेशंस देख लिए, आपने कंप्लेंट देख ली थाने में जाकर के, और आपको ये महसूस हो गया कि लड़की के ऊपर जबरदस्ती नहीं की जा रही है, बल्कि लड़की आपके ऊपर जबरदस्ती ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रही है। अब आपको फायदा क्या होगा यहाँ पर कि आपने पहले केस नहीं किया, बल्कि लड़की थाने में गई थी, उसने कंप्लेंट दर्ज कराई, या 498 की उसके या 377 की एफआईआर दर्ज हो गई। उसने जो जो एलिगेशंस आपके ऊपर लगाने थे वो सारे एलिगेशंस आपके सामने आ गए। तो अब आपका जो डिवोर्स की जो पिटीशन होगी वो अपने आप में बहुत ही मजबूत होगी। इसके साथ साथ एक और बड़ा फायदा जो आपको होने वाला है वो ये है कि इनिशियल स्टेज पर जो एक्सपेंडिचर था उससे आप बच गए। अब आपका जो केस जो दायर होने जा रहा है वो पूरी मालूमात के बाद, क्या क्या एलिगेशंस आपके ऊपर लग रहे हैं या लग चुके हैं या लगने वाले हैं, उन सभी के बाद आप पूरे होमवर्क के बाद जब कोर्ट के अंदर अपना ये पिटीशन फाइल करेंगे तो ये आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिटीशन बनने वाली है। ये मैंने आपको लाखों रुपए की कंसल्टेशन आप तक पहुंचाई। अब इससे होगा क्या, दो फायदे आपके होंगे कि एक तो आपका जो पिटीशन है वो बहुत ही मजबूत बनेगी, और दूसरा जो इनिशियल स्टेज पर जो आपकी एक्सपेंडिचर थी उससे आपका बचाव हो गया। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि सेक्शन 9 डाला जाए या डिवोर्स डाला जाए उसके बारे में। अब देखिए क्या हुआ कि शादी हुई, शादी होते ही थोड़े दिन के बाद किसी बात पे मनमुटाव हुआ। मनमुटाव होते ही आपकी जो बीवी है वो अपने पीहर में जाकर के बैठ गई, और परिस्थितियां धीरे धीरे इस तरह की बनी कि डिवोर्स या म्यूचुअल डिवोर्स की परिस्थितियां आपके ऊपर आ रही हैं। आपको ये लग रहा है कि डिवोर्स या म्यूचुअल डिवोर्स की परिस्थितियां या नौबत आ रही है, तो यहां आपको डिवोर्स पिटीशन ही दायर करनी चाहिए। लेकिन वहीं अगर आपकी एज थोड़ी सी बड़ी है, यानी कि आप 50 साल से ऊपर के हो चुके हैं, आपके बच्चे बड़े हैं, तो यहां पर मैं आपको सलाह दूंगी कि आप डिवोर्स पिटीशन फाइल ना करके आप सेक्शन 9 यानी कि आरसीआर, घर बसाने का, साथ रहने का आप केस कीजिए। क्यों आप कीजिए? क्योंकि ये आपके लिए सेक्शन 9 बेटर रेमेडी होगी, क्योंकि अब आपका बुढ़ापा भी आ चुका है, फिजिकल कैपेसिटी भी आपकी इस तरह की हो गई है, शारीरिक जो स्थितियां हैं वो पहले से खराब हो चुकी हैं। इस समय पर जो आपकी सेकंड मैरिज है उसके चांसेस बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद एक जो बड़ा फायदा आपका है, या एक जो बात हमेशा कही जाती है, बुढ़ापे में ही जीवन साथी से ज्यादा और कोई भी आपका साथ नहीं निभा सकता। तो अगर आप इनमें से कोई भी परिस्थिति, यानी कि आपके या तो बच्चे बड़े हो गए हैं या आप 50 साल से ऊपर की उम्र तक आ चुके हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि सेक्शन 9 का मुकदमा दायर करें, डिवोर्स पिटीशन की तरफ ना भागें। इसके साथ ही इसका एक और भी फायदा होने वाला है कि मान लीजिए आपने सेक्शन 9 का मुकदमा फाइल किया, आपको डिक्री मिल गई, डिक्री मिलने के बाद भी आपकी बीवी आपके साथ रहने नहीं आई और उसने उधर 125 का मुकदमा दायर कर दिया। जब आप ये सेक्शन 9 की डिक्री का हवाला वहां पर देंगे तो उसको खर्चा नहीं मिलेगा। ये जो चीज थी ये आपको बहुत ही फायदा देगी डिवोर्स पिटीशन में। अब बात कर लेते हैं दूसरी तरफ की डिवोर्स पिटीशन आपने किस तरह से करनी है। डिवोर्स पिटीशन में सबसे पहला जो ग्राउंड है, जो सबसे बड़ा ग्राउंड है, वो क्रुअल्टी का ग्राउंड है। उसमें आपने ये बताना है कि आपकी बीवी ने किस किस तरह से आपको परेशान किया। ये आप क्रुअल्टी का ग्राउंड के साथ आप डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपकी बीवी काफी समय से आपके साथ नहीं रह रही है तो डिजर्शन के ग्राउंड पर भी आप डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी बीवी अगर अवैध संबंधों में है, यानी कि एडल्ट्री है, किसी और परपुरुष के साथ उसने संबंध बनाए हुए हैं, तो ये भी आपके लिए एक डिवोर्स पिटीशन फाइल करने का बहुत बड़ा ग्राउंड है। लेकिन यहां पर आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी है कि जब भी आप एडल्ट्री के ग्राउंड पे डिवोर्स लेने जा रहे हैं तो वहां पर जिस परपुरुष के साथ आपकी बीवी संबंधों में, अवैध संबंधों में रह रही है,
उसको भी पार्टी बनाया जाना बहुत जरूरी है। मैंने आज के इस वीडियो में कोशिश की है कि आपके दिमाग में जितने भी परेशानियां चल रही थी या जितने भी मुझसे आप सवालात कर रहे थे, मैंने उन सबको लेकर के आपके लिए ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी शंका या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइएगा। अंत में मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगी कि आप जो भी स्टेप लें एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ लें, ताकि एक बेटर रेमेडी एज पर लॉ ऑब्टेन कर सकें, आपकी पिटीशन डिफेक्टिव ना हो और आप अपने राइट्स को एज पर लॉ एनफोर्स कर सकें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।